संसद में चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो 70 साल पहले किया था, और ये फ्रॉड वो लोग करने में इसलिए कामयाब हो गए कि सनातनी पिछले 70 साल से सनातनी हिंसा, पहले ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, अगड़ा है, पिछड़ा है, लेकिन सनातनी नहीं हो रहा था। इसलिए आप बदले तो सत्ताओं पे बैठने वालों को इस बात का मान हुआ कि क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए। हो सकता है कि इससे शायद किसी की तनख्वाह न बढ़ती हो, इससे किसी को टिकट न मिलता हो, लेकिन यह सनातन सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण गान था, जिसको 15 अगस्त 1947 में संसद के अंदर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने गाया। लेकिन वो कौन शक्तियां थीं कि उन्होंने उस गायन को अधूरा कर दिया। 7 नवंबर 2025 को उसको 150 साल हुए हैं, लेकिन संसद के अंदर उन शक्तियों ने, जिसको 15 अगस्त 1947 को पूरा गाया गया, कौन वो ताकतें थीं जिन्होंने इसको अधूरा कर दिया। न हमको पूरा गाने की डेट पता है और किन शक्तियों ने इसको अधूरा कहा, ना हमको उनको पता है। हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं, बस मेरा तेरा अपना, छोटा अगड़ा पिछड़ा, इसके अलावा हमारे जीवन में कोई है नहीं। और ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्वज इन बातों को नहीं जानते थे, उन्होंने भी इन चीजों को दर्ज करने के लिए कि आने वाली नस्लें तय करेंगी कि कब क्या कहना है, हम उन पूर्वजों के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दबी दे सकते हैं कि उन विपरीत परिस्थितियों में जो उन्होंने काम किया, आज सत्ताएं आपके दबाव में उन्हीं चीजों को दोबारा से स्थापित कर रही हैं। और ऐसा ही एक क्षण भारत के इतिहास में आया। हम सब लोगों को जो चीजें बताई गई, उसमें एक चीज बहुत थी कि हमने जनगण तो बहुत गाया। जब भी होगा साहब हमारे यहां राष्ट्रगान होगा, लेकिन हैं ऐसे लोग, और ये एक सोते हुए समाज की आईना है कि हमने ऐसे सवालों को उठाने से पता नहीं क्यों डरते हैं, और किससे डरना है, और डर डर के क्यों जीना है। यह सवाल समाज के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ कि भाई ये ऐसा क्यों किया गया। और फिर आप ही के बीच में बौने लोग आए, बौने लोगों ने भी उसी को आगे बढ़ाया। लेकिन हर देश के जीवन में एक समय आता है जब उस पीरियड में आप कोई काम करते हैं तो शीर्ष नेतृत्व भी सुनता है। ऐसे में एक मुहिम 2011 से कोई मेरी ऐसी स्पीच नहीं रही होगी जिसमें मैंने इस बात को न उठाया हो। सरकारों की अपनी मजबूरी होती है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। लिहाजा आपने पिछले दिनों सुना होगा कि भारत की संसद में 15 अगस्त 1947 को एक घटना घटी जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया, और हमको बता दिया गया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए हैं, और पूरे देश में एक कृत्रिम तरीके से आजादी का जश्न मनाया गया। अगर इस ब्रह्मांड में किसी देश के या राष्ट्र के रूप में सबसे बड़ा झूठ बोला गया है तो वो भारत की संसद में बोला गया। छोटी छोटी बातों का हम बड़े बड़े घंटों उस पर हम अपना ज्ञान देते हैं, 4-4 घंटे के प्रवचन देते हैं, लेकिन तथ्यात्मक बात नहीं करते। 2025 का युवा, उसके सामने किसी भी चीज को एकदम साइंटिफिक तरीके से रख दीजिए, वो किस पार्टी का है, किस विचारधारा कैसे, छोड़ दीजिए। अगर उसको बात सही तथ्यों पे समझ में आ जाएगी तो उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता। यह कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को
भारत आजाद हुआ है, ये किस और कहां, किस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है? आप सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है, मां की, पिता की, सबकी डेट ऑफ बर्थ याद है। एक राष्ट्र के रूप में अपने आप से जरा सवाल पूछिए, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज हैं, आप आचार्य चाणक्य के वंशज हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं। एक से एक बड़ा गुरु हमारे यहां पैदा हुआ और हम कहते हैं कि हम दुनिया में पहले ही हैं। जब समाज इतिहास में रहने लगता है और उसे वर्तमान में नहीं जीता तो फिर ऐसी ही मूर्खतापूर्ण हरकतें करता है। कोई डिबेट मैंने पिछले 20 साल में नहीं सुनी कि कोई खड़ा होकर के कहे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। इसका कोई तथ्य है, कोई फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई कहीं मेंशन है? ये कुछ लोगों ने पार्लियामेंट में भाषण दे दिया, झंडा खिंच गया और भारत आजाद हो गया। कोई बताने को तैयार नहीं है और समाज को पूछने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि समाज तो आलू, प्याज, चावल, इसकी महंगाई और उसमें अपना सब कुछ नाश करने पे तुला है। यह विश्व में पहला ऐसा देश है जो अपनी आजादी के बारे में झूठ बोलता है। और ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। ब्रिटिश आर्काइव में उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग में 15 अगस्त 1947 को जो दर्ज किया है वही सच है। भारत में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। 15 अगस्त 1947 को क्लेमेंट एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अपने कैबिनेट की मीटिंग में लिखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। इट्स ए ट्रांसफर ऑफ पावर। सत्ता का हस्तांतरण आजादी नहीं होती है। और फिर हमको हिस्ट्री की किताब में पढ़ाया गया, तब भी हमने सवाल नहीं पूछा, और आज 2025 है तब भी हम नहीं पूछ रहे, क्योंकि हमको क्या लेना देना है। हमको वीजा दे दो अमेरिका का, हम अमेरिका जाके सेटल हो जाएंगे, कुछ महंगी गाड़ियां खरीद लेंगे, कुछ बड़ा मकान खरीद लेंगे। दुनिया आपको आपकी गाड़ी से और महंगे कपड़ों से नहीं पहचानती। दुनिया आपको आचार्य चाणक्य देश से पहचानती है, जो आप चाटुकारिता में बदल गए हैं। यह वो देश है जो दुनिया को पूरी सभ्यता देता है। उसको नंगे भूखे उचक के लोग कुछ भी लिख के चले गए अंग्रेजी में, हम सिर्फ उसको चाटने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पर घंटों बहस हो रही है, लेकिन सच कोई जानना नहीं चाहता। जब पंडित नेहरू ने, अब एक तो मुझे अभी तक पता नहीं चला कहां हुए थे वो पंडित, कहां हुए थे मुझे नहीं पता, अब लिख दिया है तो मैं भी बोल रहा हूं। उनके काम तो बताते नहीं है कि पंडितों जैसे हैं, उनकी हरकतों ने तो साबित किया है कि वो कभी पंडित थे नहीं। पंडित नेहरू ने शपथ कब ली थी देश के प्रधानमंत्री की? यह भी सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वॉविल उसके सामने यूनियन जैक झंडे के नीचे अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री ने शपथ ली। 2 सितंबर 1946 को, और ट्रांसफर ऑफ पावर होने के बाद 15 अगस्त 1947 को लिए। अब 15 अगस्त 1947 को जब वो शपथ ले रहे थे तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? किसी को पता हो तो हाथ उठाइए। तो मुझे बताइए कि लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? हमारा रिश्तेदार था, कौन से क्रांति के आंदोलन से निकल के आया था। वो भारत का पहला गवर्नर जनरल है 1947 में।
और हम ढोल बजा रहे हैं कि हम आजाद हो गए। ऐसे ही बहुत सारे काम हुए। उन्होंने भाषण दिया, भाषण देने के बाद बात समाप्त हो गई। लेकिन उसी काल परिस्थिति में ऐसे भी लोग थे कि पंडित नेहरू ने सरदार पटेल से कहा कि कल आजादी की घोषणा के बाद भारत की संसद में वंदे मातरम बजना चाहिए। आज परिस्थितियां दूसरी हैं। योद्धा वो होता है जो विकट परिस्थितियों के बीच में से भी अपना काम करके चला जाए, बाद में इतिहास तय करता है कि उसने क्या किया। सरदार पटेल से जब उन्होंने ये कहा तो सरदार पटेल ने सिर्फ सर हिला के हामी भरी। और शायद सरदार पटेल जैसे आदमी को इतना ही सा चांस चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर कई बार इस तरीके का आरोप लग चुका था कि वो तो बहुत सारे हिंदू संगठनों से मिले हुए हैं। लेकिन सरदार पटेल ने वक्त की नजाकत थी। मुझे लगता है कि सरदार पटेल ने क्यों सोचा होगा कोई ना कोई कभी ना कभी इस बात को कहेगा। सरदार पटेल ने, उनकी जो मिनिस्ट्री थी गृह मंत्रालय, उन्होंने रात में मुंबई के अंदर किसी बहुत बड़े संगीतकार को टेलीफोन करवाया। उनके घर से पता चला कि वो संगीतकार मुंबई में नहीं है, वो मद्रास में है। उनकी मिनिस्ट्री के 2-3 लोग लगे रहे। उस जमाने टेलीफोन की वो व्यवस्था नहीं थी जो आज है। रात के 2 बजे जिस संगीतकार को खोजा जा रहा था, उनका फोन मिनिस्ट्री में आया। सरदार साहब रात भर सोए नहीं। कोई 3-3:30 बजे उस संगीतकार का फोन आया तो सरदार पटेल ने सिर्फ इतना ही कहा कि आपको कल भारत की संसद में जब नेहरू जी अपना भाषण देंगे तो आपको वंदे मातरम गाना है। अब आज सोच के लगता है कि हम आचार्य चाणक्य के वंशज हैं भी कि नहीं हैं। कुछ सरदार पटेल का भी कुछ हमारे अंदर आया है कि नहीं आया है। उस तरफ से आवाज आई कि सरदार साहब मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ऐसे लोग हैं हमारे पूर्वज। सरदार साहब ने उनसे कुछ नहीं कहा, उनका बताइए। उन्होंने कहा कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार साहब ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। रात में विशेष हेलीकॉप्टर मद्रास गया और उनको वहां से लेके आया। और 15 अगस्त 1947 को जब हमारे चचा अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे कि लोग हिंदी जानते नहीं थे बेसिकली, उन्होंने अपना लंबा चौड़ा भाषण दिया। और भाषण के बाद सरदार पटेल ने, वो जो संगीतकार थे, उनसे कहा कि आप जाइए। और वो गए मंच पे। उन्होंने राग में पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम भारत की संसद में गाया। ये ताली बजाने में आपको 70 साल लग गए। इसलिए आटा सस्ता है, चावल फ्री बिक रहा है, कितने में हिंदू खरीदा जा रहा है, ये बोली आप ही की लग रही है। कुछ तो ऐसे पढ़े लिखे आए IIT टॉपर, वो साड़ी बांट रहे थे। ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की सनातनी महिलाओं के पास साड़ी नहीं है। हमने अपने बिकने की कीमत कितनी सस्ती कर दी है। चवन्नी छाप नेता कोई आलू फ्री दे रहा है, कोई प्याज फ्री दे रहा है, कोई चावल फ्री दे रहा है, कोई आटा फ्री दे रहा है। हम आटा और चावल के अंदर बिक करके सरकारें बनाते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। समाज में हमारा घर बड़ा नहीं है, समाज में हमारी कार नहीं है, ओहो कितना दुख होता है। किसी ने कोई बात कह दी, अरे ऐसी बात कैसे कह दी, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूं। लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम पिछले 70 सालों में चोर उचक्के लुटेरे डकैतों ने हमको चावल और आलू और पानी और प्याज में खरीदा और हमने सत्ताएं बजाई। इससे ज्यादा दुनिया में शर्म की बात नहीं होगी। हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है।
कोई ना कोई लिखेगा कि ये सनातनी जो अपने आप को इतनी बड़ी सभ्यता का आवाहक मानते थे, ये पिछले 20 साल से तो इसी में बिक रहे थे। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने पूरा वंदे मातरम गाया और दूसरे दिन ऑल इंडिया रेडियो से सुबह 10 बजे वही पूरा वंदे मातरम दोबारा से प्रसारित किया गया। कोई नहीं बोला इन 70 सालों में, कभी ये चर्चा का विषय नहीं है। अभी चुनाव घोषित कर दो, नेता खरीदेंगे और हमारे पार्टियों के दलाल बिकेंगे, इसके अलावा दूसरा काम नहीं होगा। और इन 70 सालों में इस पे चर्चा नहीं हुई, क्योंकि ये इशू नहीं था, क्योंकि हमें अपने मान सम्मान से ज्यादा तो मकान, दुकान, कार, ये पैसा ज्यादा जरूरी था। हम बोले नहीं, लेकिन क्या समय आया। मैंने शुरू में कहा, यह मंच से बोलने से आपको आजादी है।